हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, वी आर डिस्कसिंग द टॉपिक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और इसके मैं इससे पहले 4 वीडियोस बना चुका हूँ। इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, उसे डिस्कस करेंगे। ऑप्टिकल फाइबर, यार सबने सुना है और मैंने TIR के फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये बहुत ही क्रांतिकारी खोज थी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसीलिए TIR जो है उस पर सवाल ज़रूर आता है, क्योंकि इसका ये एक एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट और इस पर भी सवाल आया। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर क्या है? ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली कुछ केबल्स होती हैं, पतले पतले वायर्स होते हैं जिनमें TIR की फिनोमेना यूज़ होती है और इसके थ्रू हम लोग इन्फॉर्मेशन पास करते हैं थ्रू द मतलब इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स। ठीक है ना, डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, डिफरेंट टेलीफोन कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन वगैरह को इधर से उधर पास करना है इंटरनेट वगैरह में, आप सब लोग जानते हो। ठीक है ना, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक मीडियम होता है सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए, ऑडियो, वीडियो, इलेक्ट्रिक सिग्नल। ठीक है ना, तो कम्युनिकेशन में या इंटरनेट की दुनिया में बहुत इम्पॉर्टेंट आपकी जो है ऑप्टिकल फाइबर कह सकते हो आप। तो इस पे कुछ डिफरेंट तरह के, पहले तो कुछ थ्योरेटिकल बातें करते हैं, फिर जो JEE में इस पे क्वेश्चन बने हैं उनमें से मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों लेने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आइए बात करते हैं। हमने कहा कि कुछ वायर्स होते हैं, पतले पतले वायर्स होते हैं। ठीक है, तो ये मान लेते हैं कुछ, मैं थोड़ा सा मोटा बना रहा हूँ बट काफ़ी पतले होते हैं। तो इसमें मेनली क्या होता है बच्चों, वायर्स होते हैं और उसका अगर क्रॉस सेक्शन एरिया देखोगे कहीं से कट करके तो सिलिंड्रिकल क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। ठीक है, वायर में ऊपर से कुछ फैब्रिकेशन होता है, कुछ कोडिंग कर दी जाती है ना, किसी मटेरियल की कोटिंग करते हैं हम लोग। तो ये जो बीच का पार्ट होता है इसे बोला जाता है कोर। ठीक है ना, सेंट्रल कोर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। और उसके चारों तरफ जो ये कोटिंग होती है किसी पर्टिकुलर मटेरियल की, इसे हम लोग बोलते हैं क्लैडिंग। ठीक है ना, तो जनरली क्या होता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर μ1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो μ1 होता है वो μ2 से बड़ा होता है। तो कोई भी सिग्नल कैसे काम करता है, हमने कहा कि TIR पे बेस्ड है, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड होता है इसकी जो वर्किंग है। मतलब जो सिग्नल इसके अंदर मूव करता है, जो इन्फॉर्मेशन लेके जा रहा है, वो ऑडियो, वीडियो, कोई भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है ना, तो जो भी सिग्नल बच्चों इसके अंदर जाता है वो जब अंदर पहुंचता है तो इस तरह से पहुंचता है कि यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, क्योंकि ये डेंसर मीडियम होता है, ये रेयर मीडियम होता है, तो डेंसर से जब रेयर में लाइट रे जाती है और हम जानते हैं कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल से ज़्यादा होती है तो क्या हो जाता है, TIR। तो इसका यहाँ पे TIR हो जाता है, फिर यहाँ पे कुछ एंगल पे पड़ती है, यहाँ TIR करती है, फिर यहाँ TIR करती है। तो इस तरह से मल्टीपल TIR करते हुए ये सिग्नल आगे बढ़ता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करता है। अब हम लोग जानते हैं कि यार हमने डिस्कस किया था कि जो TIR होता है बेटा, उसमें 100% जो है वो रिफ्लेक्शन होता है और नो लॉस ऑफ एनर्जी। एनर्जी बेटा कोई लॉस नहीं होती, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। यही एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जब कोई एनर्जी लॉस नहीं होती तो जो ये सिग्नल ट्रैवल करता है ऑप्टिकल फाइबर के अंदर इंफॉर्मेशन लेके, तो जब इसका मल्टीपल TIR होते हैं और ये थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर, हज़ारों किलोमीटर लंबी फाइबर में अगर आप सिग्नल को इधर से उधर जाएंगे, भेजेंगे, तो रास्ते में जो है वो कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होगी, सिग्नल स्ट्रेंथ लॉस नहीं होगा। इसीलिए ये बहुत अच्छा तरीका माना जाता है कम्युनिकेशन को करने का या इन्फॉर्मेशन को लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसफ़र करने का, बट थोड़ा महंगा पड़ता है, कॉस्टली पड़ता है। ठीक है, वायरलेस कम्युनिकेशन के रिस्पेक्ट में जो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू कम्युनिकेशन होता है वो जनरली जो है ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो खैर उसकी बात हम नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ फिजिक्स पे बात करेंगे, इस पे क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर क्या है, एक मीडियम है। ठीक है बच्चों, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, तुम्हारी चाहे वो ऑडियो इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है, वीडियो इन्फॉर्मेशन हो,
या कोई इलेक्ट्रिक सिग्नल हो, ठीक है, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, टीआईआर पे बेस्ड है, ठीक है। इसको हम लोग सेंट्रल कोर कहते हैं, जो बीच का पार्ट होता है, ये डेंसर मीडियम होता है, और बाहर जो कोटिंग करते हैं वो रेयर रेयर इसीलिए रखा जाता है ताकि टीआईआर हो सके, ठीक है। तो मेनली जो यूज़ होता है वो टेलीकम्युनिकेशन, कुछ मेडिकल पर्पसेस में भी, मेडिकल उसमें भी यूज़ होता है। तो अब इस पे थोड़ा सा बात करते हैं। अगर मैं इसका एक छोटा सा पोर्शन बनाऊं, ठीक है, कुछ सिलेंड्रिकल स्ट्रेट पोर्शन बनाऊं, जिस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो कुछ सिलेंड्रिकल टाइप दिखेगा इस तरह से, ये सिलेंड्रिकल क्रॉस सेक्शन होगा। अगर मैं सामने से देख रहा हूँ तो एक प्लेन की तरह दिखेगा, और ये इस पे जो है कोटिंग कर दी हमने। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों μ1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, और यहाँ से कोई सिग्नल हमारा ऐसे जा रहा है। सपोज यहाँ पे बाहर एयर है, ठीक है, और इस तरह से ये लाइट रे यहाँ से टीआईआर करते हुए जा रहा है। तो इस पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, 2015 आईआईटी एडवांस पे पूरा कॉम्प्रिहेंशन आया उस कॉन्सेप्ट पे, उसे हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर, ठीक है। तो फर्स्ट मैं न्यूमेरिकल अपर्चर डिस्कस करता हूँ। व्हाट इज न्यूमेरिकल अपर्चर? तो बच्चों अगर हम यहाँ पे इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, किस तरह से क्वेश्चन बनता है, न्यूमेरिकल अपर्चर क्या है भी समझ लेते हैं। मान लेते हैं थोड़ा सा मोटा बना रहे डायग्राम को क्लियर करने के लिए, इतना मोटा वायर नहीं होता है ऑप्टिकल फाइबर का। ये हमारी क्लैडिंग है, ये सेंट्रल कोर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका μ2 है, ये भी μ2 है, चारों तरफ ये हमने कोटिंग कर रखी। अब सपोज ये हमारी एक लाइट रे एंटर करती है अंदर, और ये अंदर ये जो एंगल है, ये दिस एंगल इज आई। अब अगर मैं मान लूँ बच्चों कि ये एयर है, एयर की जगह कोई दूसरा मीडियम भी हो सकता है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से समझना। ये रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी, थोड़ा सा नॉर्मल के पास झुकेगी, और ये जो एंगल होगा, दिस एंगल इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। मैं नॉर्मल से जो एंगल बन रहा है, और यहाँ पर अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँगा तो ये वाला एंगल। अब क्वेश्चन ये बनता है कि आई में क्या कंडीशन होनी चाहिए, आई में किस तरह की कंडीशन आएगी ताकि ये जो सिग्नल अंदर एंटर कर रहा है किस तरह से एंटर करे, ताकि ये फर्दर यहाँ से टीआईआर करते हुए, इस तरह से टीआईआर करते हुए आगे बढ़े। मतलब जैसे ये अंदर एंटर करे तो इसका टीआईआर हो जाए। तो बड़ी सिंपल सी बात है यार कि टीआईआर होने के लिए ये वाला जो एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। बट हमसे कंडीशन जो पूछी गई है यार, वो इस वाले एंगल को लेके कंडीशन पूछी जाती है। तो आइए देखते हैं कि आई को चेंज करने से क्या फ़र्क पड़ेगा। तो हम लोग एक लिमिटिंग कंडीशन लेके सॉल्व करते हैं। तो मैं आपसे सबसे पहले ये कहूँगा कि आप आई की एक ऐसी वैल्यू ले लो जिस पे ये लाइट रे जस्ट ग्रेजिंग रिफ्रैक्शन हो रहा है, मतलब जस्ट टीआईआर होने ही वाला है, अभी हुआ नहीं। अब तुम देखो, अगर ये सिचुएशन है, अगर ये सिचुएशन, जस्ट मैं एक एनालिसिस करा रहा हूं, तो इसका मतलब ये वाला एंगल बच्चों किसके बराबर है? क्रिटिकल एंगल के बराबर है ना। तो दिस एंगल इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, और ये एंगल कुछ होगा, ठीक है, सपोज आर है, ये क्रिटिकल एंगल है। अब तुम देखो, अगर ये कंडीशन है और इस कंडीशन पे मैं आई को चेंज करूंगा, बढ़ाऊंगा, घटाऊंगा, तो क्या फर्क पड़ेगा, ये हम लोग देखते हैं। तो तुम देखो, अगर मैं आई को बढ़ाऊंगा तो आई को बढ़ाने से ये जो आर होगा ये बढ़ेगा, ठीक है। और तुम देख सकते हो यहाँ पर ये μ1 है, अगर ये आर होगा तो ये एंगल जो होगा ये 90 माइनस आर होगा। मतलब अगर मैं आई इंक्रीज करूंगा, स्नेल्स लॉ से समझ ही रहोगे, ठीक है। अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊंगा 1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर, तो अगर मैं आई इंक्रीज करूंगा तो आर बढ़ेगा, आर बढ़ाऊंगा तो ये कम हो जाएगा। इसका मतलब अभी ये क्रिटिकल एंगल के बराबर है, इसको बढ़ाने से ये कम हो रहा है, क्योंकि ये बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है 90 माइनस आर। तो कम होने का मतलब क्रिटिकल से छोटा होगा, टीआईआर नहीं होगा। बट हमको फाइबर की प्रॉपर वर्किंग के लिए अगर इस सिग्नल को हमें ट्रैवल कराना है, इसको फाइबर में टीआईआर कराना है, तो मुझे जो है ये एंगल क्रिटिकल से बड़ा होना चाहिए। इसका ये मतलब हम इसको बढ़ा नहीं सकते, बढ़ाने से टीआईआर नहीं होगा, इसको इससे कम करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। आई की इस वैल्यू से जो कम वैल्यूज होंगी,
जो छोटी वैल्यूज होंगी, स्मॉल वैल्यूज होंगी, उनके लिए TIR करेगा। तो मैं कह सकता हूं कि दिस इज एक्चुअली द मैक्सिमम एंगल। ये एक लिमिटिंग वैल्यू है जिस पे जस्ट ये TIR, इससे हल्का सा छोटा ही रखेंगे, इससे बड़ा नहीं रखेंगे। तो इस वैल्यू को जनरली हम लोग मैक्सिमम एंगल बोलते हैं, जिस पे ये सिग्नल एंटर करने के बाद जो है मल्टीपल TIR करते हुए फाइबर में आगे बढ़ेगा। बच्चों, इस मैक्सिमम एंगल का जो साइन होता है उसे हम बोलते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर। ठीक है, उसे हम न्यूमेरिकल अपर्चर बोलते हैं। इट इज डिफाइंड एज साइन ऑफ आई मैक्सिमम। ये हमारा न्यूमेरिकल अपर्चर होता है। तो किसी भी फाइबर के न्यूमेरिकल अपर्चर पे डायरेक्टली कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, तो हम लोग न्यूमेरिकल अपर्चर कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो, तो सबसे पहले मैं लिमिटिंग कंडीशन में सॉल्व कर लेता हूं ये आई की मैक्सिमम वैल्यू क्या आई। तो मैं एक बार स्नेल्स लॉ यहां लगा ले रहा हूं, एक बार स्नेल्स लॉ यहां लगा दे रहा हूं। तो 1 साइन आई मैक्सिमम इज इक्वल टू μ2 साइन आर, और ये आर है, ये बच्चों 90 माइनस आर होगा, हालांकि क्रिटिकल एंगल होगा, बट मैं सीधे सीधे स्नेल्स लॉ लगाऊंगा तो अपने आप हो जाएगा। तो μ1 साइन 90 माइनस आर, ये क्रिटिकल है तभी तो ये 90 डिग्री होगा। इट इज ये μ2 है बच्चों, दिस मीडियम इज μ2। यहां पर भी हम लोगों ने μ2 लिखना पड़ेगा, दिस इज μ2। तो यहां पर ये μ1 है, ये μ2 है, तो μ1 साइन 90 माइनस आर इक्वल टू μ2 साइन 90। अब अगर हम इसको देखें, μ1 साइन आर है, ये μ1 कॉस आर लिखा हुआ है, इन दोनों का होल स्क्वायर करके मैं ऐड कर दे रहा हूं। तो μ1 स्क्वायर साइन स्क्वायर आर प्लस μ1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर आर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर होगा इसके स्क्वायर के बराबर। तो साइन आई मैक्स का स्क्वायर प्लस ये μ2 स्क्वायर आ जाएगा डायरेक्टली। तो यहां से आप देख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा। यहां से साइन आई मैक्स का स्क्वायर इक्वल टू μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर साइन ऑफ आई मैक्सिमम, जिसे आप न्यूमेरिकल अपर्चर बोल रहे हैं, इट इज अंडर रूट μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर। चाहो तो आप इस रिजल्ट को याद रख सकते हो। एक छोटा सा बच्चों वेरिएशन यहाँ पर ये होता है कि अगर इस एयर की जगह कुछ μ3 हो या सपोज μ0 हो या μ3 हो सपोज, तो यहाँ पर बस 1 की जगह यहाँ पे आपका μ3 और आएगा, और यहाँ पर कैलकुलेशन जब आप करेंगे साइन आई स्क्वायर इंटू μ3 स्क्वायर आएगा, और उसको जब यहाँ डिवाइड करेंगे तो डिवाइड बाई μ3 यहाँ पर होल डिवाइड बाई μ3 आ जाएगा। बट मैं जनरली एयर के थ्रू क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये थर्ड मीडियम इंट्रोड्यूस नहीं किया है। बट इस तरह के अगर कोई चेंज हो रहे हैं न्यूमेरिकल्स में तो बच्चों आप वो देख सकते हैं। तो ये न्यूमेरिकल अपर्चर है। न्यूमेरिकल अपर्चर बेसिकली उस मैक्सिमम एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। जब भी आपसे क्वेश्चन बनेगा, आपसे बोलेगा सीधे, हो सकता है थीटा लिख दे, यहाँ पे आई लिख दे कि थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, या यहाँ से जो आई मैक्सिमम की वैल्यू आ रही है इट इज साइन इनवर्स अंडर रूट μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो मैं कह सकता हूं कि आई की वैल्यू शुड बी लेस देन आई मैक्सिमम, है ना। ये हमारी कंडीशन है फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ दिस फाइबर अंडर दिस कंडीशन फॉर दिस सिग्नल। ठीक है ना बच्चों, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ऑप्टिकल फाइबर पे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जेईई एडवांस 2015 में एक कॉम्प्रिहेंशन आया है, उस कॉम्प्रिहेंशन को अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो इससे रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे एक और अच्छा क्वेश्चन बनता है, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक तो डायरेक्टली न्यूमेरिकल अपर्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है बच्चों। एक बार एक क्वेश्चन आई थी, कुछ फाइबर टाइप ही थी, पर जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन जब आपसे पूछे तो उसमें फाइबर शब्द यूज करेगा। जैसे एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, एक सिलेंडर था और यहां से एक लाइट रे हमारी एंगल आई पे इंसिडेंट हो रही है और इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू है। और सपोज ये एक सिलेंडर है, ये एक ऑब्वियस सी बात सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होगा, दिस इज ए सिलेंडर।
अब बाहर मान लीजिए क्लैडिंग नहीं कर रखी, उन्होंने नॉर्मल एक क्वेश्चन पूछा था कि दिस इज ए सिलेंड्रिकल बॉडी, ठीक है, ट्रांसपेरेंट सिलेंडर है, ठीक है बच्चों, और एक लाइट रे यहाँ से एंटर कर रही है। तो क्वेश्चन ये पूछा था कि फाइंड आउट कंडीशन ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू फॉर विच या सच दैट light ray does not come out of curved surface of cylinder। ये जो लाइट रे है ये जो कर्व्ड सरफेस है, ठीक है ना, ये तो सर्कुलर एरिया है बट सरफेस प्लेन होगी, ये जो चारों तरफ की बच्चों कर्व्ड सरफेस है, इस कर्व्ड सरफेस से लाइट बाहर ना आए। मतलब इसका ये मतलब है कि यहाँ पर इसका क्या हो जाए, TIR हो जाए, और ऐसे TIR करते हुए जब भी बाहर निकलेगी तो इस सरफेस से बाहर निकलेगी। अब ये कुछ देखा जाए तो कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर के ही जैसा है, बट एक जनरल क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन है। यहाँ पर कोडिंग वगैरह यूज़ नहीं करी, कोटिंग वगैरह उन्होंने, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन के लिए उन्होंने कहा फॉर एनी वैल्यू ऑफ आई, यहाँ पर मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, फाइंड आउट द कंडीशन ऑन म्यू सच दैट लाइट इट डज नॉट कम आउट ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर फॉर एनी वैल्यू ऑफ आई। ये क्वेश्चन हमसे पूछा आई की किसी भी वैल्यू के लिए ये लाइट रे हमारी इस सिलेंडर से बाहर नहीं आनी चाहिए। इसका ये मतलब है कि आई की वैल्यू अगर हम बदलते जाएं, बढ़ाते जाएं, घटाते जाएं, तो हर एक वैल्यू के लिए इसका TIR हो। अब अगर हम जस्ट लास्ट वाला केस देखें तो हम लोगों ने देखा था कि यहाँ आई की एक ऐसी वैल्यू आती है जिससे बड़ा करने पे रिफ्रैक्शन होने लगता है, TIR नहीं होता। अगर TIR कराना है तो उससे छोटा होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन यहां पर इन्होंने कहा कि आई की कोई फिक्स वैल्यू नहीं, आई की वैल्यू कुछ भी कर दे 0 से 90 डिग्री, बट ये सिग्नल जो है वो TIR ही करेगा कर्व सरफेस पे। तो इसको कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे प्रोसेस करेंगे इस क्वेश्चन को। तुम देखो हमारे, अगर हम बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि कैसे अप्रोच करना है तो बेसिक से शुरुआत करते हैं। हमें पता है कि इस लाइट रे का हमें TIR कराना है, तो डेफिनेटली ये जो एंगल होना चाहिए, ये वाला एंगल, इसकी जो सबसे छोटी वैल्यू, क्योंकि जब मैं आई की वैल्यू चेंज करूंगा उससे आर की वैल्यू चेंज होगी, और आर चेंज होगा तो थीटा चेंज होगा। तो इसका मतलब है कि डिफरेंट रेज के लिए थीटा की वैल्यू डिफरेंट आएगी, कुछ छोटी आएंगी, कुछ बड़ी आएंगी। लास्ट वीडियो में हमने एक रॉड वाला क्वेश्चन किया था जिसमें सेमी सर्कुलर रॉड थी, बहुत सारी लाइट रे का TIR कराना था। तो आप लोग को अगर याद हो, आपने वीडियो देखा है, तो हम लोगों ने कहा था कि अगर हम उस लाइट रे का TIR करें जिसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस सबसे छोटा है, तो उसका अगर TIR हो जाएगा तो बाकियों का TIR तो अपने आप हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं कहूं कि आई की डिफरेंट वैल्यूज के लिए थीटा की डिफरेंट वैल्यू आएगी, बट जिसके लिए थीटा की मिनिमम वैल्यू होगी, अगर वो क्रिटिकल एंगल से बड़ी हो गई तो बाकी सबके लिए अपने आप थीटा की वैल्यू जो होगी वो सबसे छोटी वैल्यू क्रिटिकल से बड़ी है, उसका TIR हो रहा है, तो रिमेनिंग वैल्यूज जो इससे बड़ी होंगी वो तो अपने आप क्रिटिकल से बड़ी होंगी, TIR हो जाएगी। तो पता कैसे चलेगी थीटा की मिनिमम वैल्यू किसके लिए होगी। देखो आर ये है, तो थीटा को देखें तो थीटा यार यहाँ पे 90 माइनस आर, मतलब तुम ऐसे समझ लो कि थीटा जिसके लिए आर जितना ज़्यादा होगा थीटा उतना ही कम होगा, ठीक है ना। तो तुम ऐसे समझ सकते हो कि थीटा तब मिनिमम होगा जब आर मैक्सिमम होगा, ठीक है। थीटा मिनिमम होगा व्हेन आर मैक्सिमम होगा, और आर बच्चों तब मैक्सिमम होगा व्हेन आई मैक्सिमम होगा। सिंपल स्नेल्स लॉ से आर मैक्सिमम तब होगा जब आई मैक्सिमम होगा, सिंपल स्नेल्स लॉ से बता सकते हो। और मैं यहां से रिलेट करना चाहूंगा कि आई की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 90 डिग्री हो सकती है, 90 से ज्यादा हो नहीं सकती। अब इस चीज को, जिसको मैंने उल्टा बोला है, इसको सीधा डायरेक्शन में बोल देता हूं कि आई मैक्सिमम 90 डिग्री हो सकता है, आई मैक्सिमम 90 डिग्री हो सकता है। तो जब आई मैक्सिमम होगा 90 डिग्री तब आर मैक्सिमम होगा, और जब आर मैक्सिमम होगा तो थीटा मिनिमम होगा, और अगर उसका TIR हो गया तो सबका TIR हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो जब आई की मैक्सिमम वैल्यू ये होगी तो यहाँ पे मैं एक सिंप्लीफाइड दूसरा रे डायग्राम बना देता हूँ
सिचुएशन कुछ ऐसी होगी कि अगर इस वाली लाइट रे का जो ऑलमोस्ट ग्रेजिंग है, मतलब आई की वैल्यू 10 to 90 होगी, एग्जैक्टली 90 नहीं बोलते हैं क्योंकि लाइट रे ऐसे सीधी भी जा सकती है, तो 10 to 90 होगी। उस सिचुएशन में अगर हमने इसका TIR करा दिया, ठीक है, जस्ट मैं इक्वलिटी की कंडीशन में सॉल्व कर लेता हूँ, चूँकि हमसे कंडीशन पूछी गई है। अगर मैं इसको ग्रेजिंग के लिए सॉल्व कर लूँ, डेंसर मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, तो TIR के लिए मुझे बस म्यू को थोड़ा सा ग्रेटर देन का साइन लगाना पड़ेगा। डेंसर को और डेंसर करने से TIR के चांसेस बढ़ते हैं, मैं पढ़ा चुका हूँ। तो बस सिंपल इस कंडीशन के लिए मैं सॉल्व कर लेता हूँ कि ये वाली लाइट रे अगर जस्ट TIR कर जाए किसी तरह, हालांकि मैं ग्रेजिंग के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, तो बाकियों का TIR अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे, 1 sin 90 इज इक्वल टू म्यू साइन R, ये एंगल R है और ये मिनिमम एंगल होगा, ठीक है। हालांकि ये क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा और ये भी क्रिटिकल है, तो उससे उस तरह से भी कर सकते हैं हम क्वेश्चन को, बेसिक से भी कर सकते हैं, बट मैं स्नेल्स लॉ से कर रहा हूँ। तो एक इक्वेशन ये बनेगी, दूसरी यहाँ पर अगर हम बनाएंगे तो म्यू साइन 90 माइनस R, ये वाला एंगल 90 माइनस R होगा बच्चों, और ये ग्रेजिंग के लिए अगर मैं सॉल्व कर दूँ इक्वल टू 1 sin 90, तो इन दोनों का होल स्क्वायर करके ऐड कर दे रहा हूँ मैं, म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर R प्लस म्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये साइन 90 माइनस R है, ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है, तो ये म्यू स्क्वायर इक्वल टू 2, तो म्यू जो आएगा वो √2 आएगा। बट ये ग्रेजिंग कंडीशन के लिए हमने सॉल्व किया है, तो हमें डेंसर को और डेंसर करने से TIR होता है, तो म्यू की वैल्यू √2 से बड़ी होनी चाहिए। एक दूसरी बेसिक अप्रोच ये भी लगा सकते थे इसमें कि ये मान लेते हैं एंगल 90 को अप्रोच कर रहा है, तो ये रेयर मीडियम में जब 90 होता है तो ये डेंसर मीडियम में क्रिटिकल होता है, और TIR के लिए ये वाला एंगल क्रिटिकल से बड़ा होना चाहिए। तो ये एंगल जो होगा बच्चों, ये 90 आएगा, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा सी हो जाएगा। इट शुड बी ग्रेटर दैन थीटा सी फॉर TIR, यहाँ पे TIR कराना क्योंकि आई की मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। 1 मिनट। तो जब आई की मैक्सिमम वैल्यू होगी तब ये थीटा सी होगा, डेंसर मीडियम में मैक्सिमम एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर हो सकता है, रेयर मीडियम में मैक्सिमम एंगल 90 डिग्री हो सकता है, और ये 90 माइनस R होता है, तो 90 माइनस थीटा सी है, और इसको क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, तो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए 90 ग्रेटर देन 2 थीटा सी, तो 45 ग्रेटर देन थीटा सी, और अगर मैं साइन थीटा ले लूँ तो साइन 45 ग्रेटर देन साइन थीटा सी, तो इट इज़ 1/√2 ग्रेटर देन 1/म्यू, सो म्यू ग्रेटर देन √2। तो इस तरह से भी इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, ऑप्टिकल फाइबर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, इसलिए इस पे जेई वाले क्वेश्चन जरूर बनाते हैं। ओके बच्चों।